हेलो दोस्तों। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो एक शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को अगर अपना शिक्षण प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो उसे बालकों संबंधी तथा विषय वस्तु संबंधी कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, जिससे सीखा हुआ अधिक स्थायी होता है और साथ ही साथ सरलता से सिखाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख शिक्षण सिद्धांत, जिसमें पहला है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं और मनोवैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि यदि सिखाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ दिया जाए तो वह बहुत जल्दी सीखता है। साथ ही साथ जो भी कुछ सिखाया जाता है वो बहुत स्थायी भी होता है। अतः हमें बच्चे के सामाजिक, भौतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर सामाजिक वातावरण से मतलब होता है बच्चे का परिवार, पास पड़ोस और विद्यालय। यहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाषा संबंधी, व्यवहार संबंधी कई सारी बातें सीखता है जो उसकी कई सारी संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हैं। अगर हम बात करें भौतिक वातावरण की, तो बच्चे की चारों ओर की जो भी मूर्त चीज़ें होती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, ये उसे प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। इनसे बच्चा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें सीखता है जिनका प्रयोग करके हम अपनी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की संकल्पनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। वहीं पर आर्थिक जीवन से मतलब होता है बच्चा जो भी लेन देन करता है अपने दैनिक जीवन में, उन अनुभवों को हम प्रयोग करके बच्चे को गणितीय संकल्पनाओं को बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। अगर राजनीतिक वातावरण की बात करें तो बच्चा जो कुछ भी कानून व्यवस्था और राज व्यवस्था के बारे में जानता है, इन अवधारणाओं से हम बड़ी संकल्पनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि बच्चे के परिवेशीय वातावरण का अगर एक अध्यापक अच्छे से उपयोग कर पाए तो वो बच्चों को बड़े आसानी से सिखा सकता है, साथ ही साथ समय की भी बचत कर सकता है। अगला है रुचि का सिद्धांत। रुचि से मतलब होता है बच्चे के इंटरेस्ट से, मतलब बच्चा किस क्षेत्र में, किस विषय में तथा किस टॉपिक में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। एक अध्यापक को बच्चे की रुचि के अनुसार ही शिक्षण एवं जो भी गतिविधियां करवाना चाहता है वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर भी लिखा है कि विविधता तथा नवीनता का संबंध रुचि से है। मतलब क्या हुआ, अगर हम बच्चे को डाइवर्सिटी मतलब विविधता, कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी उसको दें, कई सारी संकल्पनाओं को उसके सामने लाएं और वो संकल्पनाएं नवीन हों, उसके लिए नई भी हों, तो बच्चा उन चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है, क्योंकि हर किसी को नयापन पसंद होता है। तो अतः यहाँ से स्पष्ट होता है कि बच्चे को हमें कई सारी चीज़ें यानी विविधता में चीज़ें उसके सामने लानी चाहिए, साथ ही साथ नवीनता यानी नई चीज़ें भी उसके सामने लानी चाहिए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़े। आगे लिखा है विषय वस्तु को सरल से कठिन के क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर हम सरल चीज़ें प्रस्तुत करते हैं तो मतलब होता है बच्चा उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, और हम सभी जानते हैं कि बच्चा जिन चीज़ों को जानता है उसमें उसकी इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो जिन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उनको सीखने के लिए वो तत्पर भी ज़्यादा होगा। तो अगर हमें कुछ भी सिखाना है नया, तो सबसे पहले उसको हमें सरल से शुरू करना चाहिए, यानी उसके खुद के ज्ञान से शुरू करना चाहिए जो उसको आता है, तब जाके हम कठिन की ओर उसको आसानी से ले जा सकते हैं। आगे है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा से मतलब होता है कि बच्चा किसी कार्य को करने के लिए कितना ज़्यादा अभिप्रेरित है, कितना ज़्यादा उसके अंदर उस कार्य को करने के लिए डेडिकेशन है, एनर्जी है। जैसा कि स्किनर सर भी कहते हैं कि अभिप्रेरणा ही अधिगम का राजमार्ग है। मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चा सही से अभिप्रेरित है तो आप उसको सफलता के राजमार्ग पर ले जा सकते हैं, आप उसको जो चाहें वो सिखा सकते हैं। यानी कि प्रेरणा के बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं हो सकता है। अतः एक शिक्षक को बच्चे को समय समय पर प्रेरित करके उसके अंदर ऊर्जा का संचार करते रहना चाहिए, जिससे कि वो क्रियाशील बना रहे और उसकी आंतरिक जो शक्ति होती है वो जागृत बनी रहे। बच्चा प्रेरित होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। हम सभी लोग जानते हैं और मनोवैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि बच्चा जन्म से ही एक्टिव होता है, वह प्रत्येक समय कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अतः हमें कक्षा कक्ष में उसे साइलेंट लर्नर बना के नहीं रखना है, उसे हमें ऐसा पैसिव रोल प्ले करने के लिए नहीं कहना है कि आप सिर्फ सुनने के लिए रहिए, जो बोलना है वो अध्यापक ही बोलेगा। हमें बच्चे को महत्व देना है, उसे हमेशा क्रियाशील रहे, इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं एक कक्षा में करनी है, विद्यालय में करनी है, ताकि वो स्वतंत्र रूप से और प्राकृतिक रूप से चीज़ों को सीख पाए। यहाँ लिखा भी है, रायबर्न के अनुसार छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। मतलब क्या इस बात का हुआ कि जब बच्चा एक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है वो प्रेरित भी होगा, प्रेरित होगा तो चीज़ों को सीखने के लिए रुचि भी लेगा, रुचि लेगा तब ना हम उन चीज़ों को सिखा पाएंगे जो सिखाना चाहते हैं। यानी कि क्रियाशीलता ही
बहुत ही प्रमुख रोल प्ले करता है शिक्षण में। अगला है चयन का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन एक बच्चे के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी योग्यता, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार केवल उपयोगी व लाभप्रद बातों का ही चयन करें। योग्यता से मतलब होता है कि बच्चे के सीखने का स्तर क्या है, हम उसे किस स्तर तक वो योग्य है चीज़ों को सीखने के लिए, उन्हीं चीज़ों का प्रबंध करें। रुचि से मतलब होता है उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, और आवश्यकता से मतलब हो जाता है कि उसकी अपनी ज़रूरतें क्या हैं, वास्तव में उसे किस चीज़ को किस क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है। इन चीज़ों का ख्याल रखकर ही हम उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करें शिक्षण की, जो कि एक बेहतर चयन कहलाएगा। अगला है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन से मतलब शिक्षण संबंधी रूपरेखा तैयार करने से है, यानी विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधि कौन सी अपनाई जाए, पाठ्य योजना बनाना, बच्चा बेहतर तरह से सीख पाए इसके लिए उचित TLM यानी सहायक सामग्री का चयन करना, गृह कार्य क्या दिया जाए एक बच्चे को और कितना रिवीजन करवाया जाए। इन सभी बातों को अगर पहले से डिसाइड करके हम शिक्षण की रणनीति बनाएं तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ शिक्षण भी बहुत प्रभावशाली होता है। अगला है विभाजन का सिद्धांत। लिखा है, विषय वस्तु को सुगम बनाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण क्रमिक सोपानों या पदों में करना चाहिए। साथ ही साथ छात्रों की रुचि, क्षमता एवं निर्धारित लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब हुआ, अगर हम कुछ भी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो वह हो सकता है कठिन भी हो, सरल भी हो, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो कठिन है या बच्चे के लिए नई है तो उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में विभाजित कर लें तो बच्चे के लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। और रुचि से और क्षमता से मतलब होता है कि पहले उन चीज़ों को ऐसे सोपानों में लगाएं ताकि पहले सरल चीज़ें जाएं और बेहतर हो कि उससे संबंधित चीज़ें जो बच्चा जानता है उन चीज़ों को पहले हम प्रस्तुत करें, जिससे कि उसका इंटरेस्ट बढ़े, और आगे के जो खंडों में उन चीज़ों को रखें जो थोड़ी सी कठिन भी हो या बच्चा जिनके बारे में ना भी जानता हो, तो वो भी उन चीज़ों को आसानी से सीख सकता है अगर पहले सरल और बाद में कठिन चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए। तो विभाजन का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे को विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए, उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। एक कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार से मतलब होता है कि सभी बच्चों को बोलने का, प्रश्न पूछने का, तर्क करने का तथा सभी शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उसे कक्षा में स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए अपनी बात रखने की, यानी कि जो कक्षा है उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। जैसा कि थॉर्नडाइक ने भी अपने अधिगम के नियमों में आवृत्ति यानी अभ्यास के नियम को प्रमुखता दी है और इसको प्रमुख नियम माना है, तो ये नियम कहता है कि जो कुछ भी सिखाया गया है उस विषय वस्तु को अगर समय के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार रिवीजन करवाया जाए तो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। अगर कहते भी हैं अगर हम चीज़ों को रिवाइज ना करें तो वो हम लोग भूल भी सकते हैं और भूल जाते भी हैं, यानी कि समय समय पर चीज़ों का रिवीजन होते रहना चाहिए। यही कहलाता है आवृत्ति का सिद्धांत। अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी कि बिना उद्देश्य के किसी भी बच्चे को सीखने के लिए हम प्रेरित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे को जो कुछ भी हमें सिखाना है उसके लिए एक प्री डिसाइडेड गोल होना चाहिए, पहले से निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि बच्चा सीखने में भी इंटरेस्ट लेता है, समय की भी बचत होती है और बच्चे को किस दिशा में जाना है ये उद्देश्य ही उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। सभी बालक बुद्धि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि में एक समान नहीं होते, मतलब प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में दूसरे से भिन्न होता ही है। अतः एक शिक्षक को विषय वस्तु का चयन करने में, शिक्षण विधियों प्रविधियों का चयन करने में, किस तरह से शिक्षण योजना बनाई जाए और क्या क्या सहायक सामग्री रखी जाए, इनका चयन करते समय प्रत्येक बच्चे की योग्यता, बुद्धि, क्षमता, अभिरुचि और उनकी रुचि के अनुसार चयन करना चाहिए। अगला है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान से मतलब होता है बच्चा पहले से क्या जानता है। जब भी हम उसे कुछ नवीन सिखाना चाहें तो वो हमेशा बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो कुछ भी नई अवधारणा हम सिखाना चाहते हैं उसका संबंध अगर पूर्व ज्ञान से कर देते हैं तो चीज़ें सीखने में बड़ी आसान हो जाती हैं और सरल हो जाती हैं। बच्चे के साथ रुचि भी जुड़ जाती है क्योंकि वो पहले से उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होता है, तो उसका इंटरेस्ट भी उस चीज़ को सीखने के लिए हो जाता है। और जब भी बच्चा पूरे तत्परता के साथ, मनोयोग के साथ अगर किसी भी संकल्पना को समझता है, चाहे वो थोड़ी सी कठिन भी क्यों ना हो, तो वह आसानी से सीख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।